हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए इस यूनिट के अंदर अपन ने ऑलरेडी जो है 2 लेसन जो है HUF की थ्योरी कंप्लीट करी है और फॉर्म जो है वो पूरा अपन ने समझ लिया है। तो इसी यूनिट के अंदर एक और अच्छा इम्पोर्टेंट लेकिन एक बहुत ही छोटा सा लेसन है आपका AOP एंड BOI। तो AOP और BOI करने पर मैक्सिमम आप इस यूनिट को कवर कर सकते हैं। और इस बार जो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि भाई आपको पूरा पेपर ना करके फ़िलहाल 60% ही अटेंड करना है, तो उससे फिर आपका इसका जो यूनिट के अंदर जो थ्योरी पोर्शन है उसे एक अच्छा खासा आप बेनिफिट उठा सकते हैं। बिकॉज आपकी जो यूनिट्स है देखी जाए उसके हिसाब से प्रैक्टिकल क्वेश्चन इनकम टैक्स में देखा गया कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिकल आते नहीं, तो मतलब मैक्सिमम आप लोगों को थ्योरी क्वेश्चन उसमें करने पड़ते हैं। और उसमें ये यूनिट जो है एक बहुत ही ईजी और अच्छी यूनिट है जिसको आसानी से समझकर याद करके और अच्छे से आप इसके क्वेश्चंस अटेंड कर सकते हो। क्योंकि इन पूरी इस यूनिट की थ्योरी अगर सारे पेजेस मिला भी दें तो भी वो बहुत ज़्यादा 10-12 पेज से ज़्यादा है नहीं, जिसमें एक पूरी यूनिट की थ्योरी आपकी कंप्लीट हो रही है और मैं उसको वर्ड टू वर्ड आपको समझा भी रहा हूँ। तो उसमें कोई अगर थोड़ा बहुत अगर प्रॉब्लम हो तो आप उसको आराम से क्लियर भी कर सकते हो। तो इसके अंदर 2 वर्ड है इस लेसन के अंदर बेसिकली। एक तो है AOP। AOP का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और एक है BOI बॉडीज़ ऑफ इंडिविजुअल। तो ये 2 वर्ड होते हैं। तो बेसिकली क्या है कि जैसे ज़्यादातर हमारे जो बिज़नेस के फॉर्म है जिसमें 2 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, तो या तो वो फॉर्म हो जाती है या HUF हो जाती है, कंपनी हो सकती है या और कोई लोकल बॉडी जो है वो बन सकती है। लेकिन अगर इन संस्थाओं के जिनके मैंने नाम लिए उनमें वो शामिल नहीं हो रही है तो वो AOP या BOI के अंदर शामिल होती है। और इनके बीच भी थोड़ा डिफरेंस है कि कब वो AOP होती है कब BOI है। तो इसके मीनिंग में और जो इसके डिफरेंसेस मैंने लिखे हैं उसके अंदर सारा समझने पर आपको पता चल जाएगा कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं AOP और BOI के बीच में। तो पहले AOP की डेफिनेशन अगर देखें तो उसकी डेफिनेशन है कि व्हेन 2 or more person associate for managing a property for the purpose of income, but it should not be a firm, HUF, company, etc. तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग जो है अगर किसी बिजनेस के अंदर कोई प्रॉपर्टी लगाकर एसेट लगाकर एसोसिएट होते हैं जिसका जो मोटिव होना चाहिए वो इनकम जो है वो कमाना होना चाहिए, लेकिन वो संस्था जो है वो कोई फर्म नहीं होनी चाहिए, कंपनी नहीं होनी चाहिए, HUF नहीं होना चाहिए, कोई लोकल बॉडी नहीं होनी चाहिए, तो उसको अपन जो है किस कैटेगरी के अंदर शामिल करते हैं, AOP के अंदर। ठीक है। इसके बाद मैं अब इसको बहुत ज़्यादा डिटेल यहीं पे नहीं बताना चाहता क्योंकि इसके डिफरेंसेस के समय इन दोनों में क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंस के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जो है उसके अंदर वो क्लियर वैसे ही हो जाती है। अब देखते हैं BOI। BOI के अंदर है कि व्हेन 2 or more जो इंडिविजुअल, तो देखिए इसमें एक वर्ड उसमें पर्सन लिखा हुआ था और इसमें इंडिविजुअल लिखा हुआ था। तो दोनों के अंदर बड़ा डिफरेंस है कि पर्सन जो है उसके अंदर इंडिविजुअल नॉन इंडिविजुअल जो है आते हैं, या इंडिविजुअल में क्या आता है वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो इंडिविजुअल जो होता है उसके अंदर कैटेगराइज है कि भाई किस किस को इंडिविजुअल यानी कि व्यक्ति माना गया है। तो व्यक्ति का मतलब हम सब जो जीवित व्यक्ति है वो तो है ही, लेकिन एक कंपनी को भी जो है एक कृत्रिम व्यक्ति माना जाता है, आर्टिफिशियल पर्सन, तो वो भी आपकी जो है वो इंडिविजुअल के अंदर शामिल होती है। पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो इंडिविजुअल नहीं होती है, लेकिन उसके अंदर जो पार्टनर्स होते हैं वो इंडिविजुअल के अंदर शामिल किए जाते हैं। HUF परिवार खुद जो है वो इंडिविजुअल नहीं माना जाता, लेकिन उसके जो मेंबर्स होते हैं वो आपके इंडिविजुअल में काउंट होते हैं। तो यानी कौन इंडिविजुअल में है कौन नहीं है, ये तो एक थ्योरी क्वेश्चन था जो ऑलरेडी हमने फॉर्म में पढ़ लिया है। वहाँ पर एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है थ्योरी का कि किसको अपन व्यक्ति यानी इंडिविजुअल के अंदर शामिल करते हैं, किसको नहीं करते हैं, तो वो भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि BOI में व्हेन 2 or more individual associate to earn income is called BOI, but it should not be a partnership। तो मतलब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर काम करते हैं, इसमें एसेट्स लगाने का कहीं जिक्र नहीं है। ये भी एक इसमें डिफरेंस है AOP और BOI में कि इसमें एसेट्स के बारे में कुछ भी नहीं बोला है कि भाई एसेट्स आपने इसमें लगाई है तो इसमें आप ऐसे ही आपस में किसी काम को करने के लिए इकट्ठा होते हैं, लेकिन वो काम करने के लिए जिसके लिए आप इकट्ठा हुए हो आप मिलकर उस काम को करोगे, लेकिन उसको पार्टनरशिप आप नहीं कह सकते कि भाई हम लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं, क्योंकि पार्टनरशिप कहोगे तो वो पार्टनरशिप के जो है एक्ट के अंदर चली जाएगी और उसको पार्टनरशिप माना जाएगा। तो अगर मिलकर भी काम कर रहे हैं लेकिन उसको जो है पार्टनरशिप नहीं कह सकते तो फिर अपन को उसको BOI के अंदर शामिल करना होता है। अब बारीकी से अगर ये देखा जाए लगभग दोनों तो सुनने में लगभग सिमिलर लग रहे हैं,
लेकिन बारीकी से देखा जाए कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि AOP और BOI यूँ तो एक व्यक्तियों का समूह है जिसका काम सब मिलकर प्रॉफिट अर्न करना है, लेकिन ये किसी भी अलग दूसरे रूल जो है पार्टनरशिप कंपनी HUF के अंदर नहीं आती हो, उसको अपन AOP या BOI बोलते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो अपन देखते हैं। तो पहला है इसके अंदर बेसिस लिखा है मैंने, उसके बाद AOP, फिर उसके बाद में है आपका BOI। सबसे पहला है क्रिएशन। क्रिएशन जो है इसके अंदर है वॉलंटरीली, और जबकि इसके अंदर जो है वो है क्रिएशन है ऑपरेशन ऑफ लॉ। यानी AOP जो होता है उसके अंदर वो जो आपस में मिलकर काम करते हैं किसी एसेट्स को लगाकर, तो उसके अंदर कोई भी कानून वानून नहीं लगता। उनकी जो एसोसिएशन बनती है तो वो आपस में एक दूसरे की सहमति से अपनी इच्छा से नियम बनाकर उसको फॉलो करते हुए चलते हैं। जबकि BOI जो होती है, BOI के अंदर अगर आप रजिस्टर्ड हो, मतलब आपकी जो संस्था है, लोगों का समूह है, उसको BOI माना गया है, तो वो किसी न किसी लॉ के अकॉर्डिंग ही ऑपरेट होगा। ऐसे ही इच्छा से उसके नियम कानून नहीं बनाए जा सकते। दूसरा है इसके अंदर मेंबर। AOP के अंदर इंडिविजुअल और नॉन इंडिविजुअल दोनों मेंबर हो सकते हैं, यानी कि कोई व्यक्ति जो इंडिविजुअल में शामिल होता है, कोई संस्था इंडिविजुअल में शामिल होती है तो वो भी आएगी और नॉन इंडिविजुअल भी आएगी। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति जो मतलब अपन जो नेचुरल पर्सन है, एक कंपनी है जिसको हमने इंडिविजुअल में शामिल किया है, वो भी इसमें आ सकता है। एक फर्म HUF कोऑपरेटिव सोसाइटी वो भी इसके अंदर आ सकती है। तो इसका मतलब कि इसके अंदर सब फ्री है, चाहे उसको इंडिविजुअल की कैटेगरी में रखें चाहे नहीं रखें, वही इसके अंदर जो है कोई भी इसके अंदर आ सकता है। और जबकि यहाँ पर BOI में ये नेसेसरी है कि हम केवल उन्हीं को शामिल कर सकते हैं जो कि इंडिविजुअल की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो ये इसका तीसरा मेजर डिफरेंस हो गया। उसके बाद है कंडीशन। इसके अंदर क्या कंडीशन रहती है कि 2 or more person टुगेदर फॉर कॉमन पर्पस टू अर्न इनकम बट शुड नॉट बी पार्टनरशिप। तो यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर कॉमन पर्पस, यानी कि सब यही एक ही उद्देश्य को लेकर चलेंगे कि भाई हाँ हम इस काम को करेंगे, प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो पर्पस यानी कि ऑब्जेक्टिव सेम होना चाहिए। 4 लोग अगर मिलकर काम कर रहे हैं, उनका ऑब्जेक्ट भी अलग अलग होगा, तो ऑब्वियस है कि वो किस तरीके से साथ मिलकर काम करके वो साथ मिलकर काम कर ही नहीं सकते। तो उनका ऑब्जेक्टिव कॉमन होना चाहिए, पर्पस इनकम कमाना होना चाहिए, लेकिन उनकी जो मिली हुई जो है एक समूह है, उनका जो ग्रुप बना है वो पार्टनरशिप नहीं होनी चाहिए। तो उसको अपन किस में शामिल करेंगे? AOP में। जबकि BOI में क्या है कि बिजनेस रन बाय अ विडो ऑन हर बिहाफ ऑफ हर चिल्ड्रन वुड बी एसोसिएशन ऑफ BOI। यानी किसी व्यक्ति की जो है डेथ होने पर उसकी जो विधवा है वो खुद के और अपने बच्चों के लिए किसी संस्था को चलाती है, तो उसको अपन ने इस कैटेगरी के अंदर BOI यानी कि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के अंदर शामिल किया गया है। तो ये इसका जो है एक एग्जांपल है कि भाई वो विडो जो है वो अपना व्यापार चलाएगी, बिजनेस चलाएगी, तो उसको AOP की कैटेगरी में नहीं रखा गया है, बल्कि उसको BOI के है उसके अंदर इसको शामिल किया गया है। एंड द लास्ट पॉइंट है इसका कि एग्जाम्पल क्या है। तो इसके अंदर जो है को हायर और इसके अंदर जो है को लेगेटीज जॉइन टुगेदर शैल बी चार्जेबल एज AOP। यानी कि इन दोनों का मतलब बेसिकली ये होता है कि को हायर एंड को लेगेटीज का मतलब होता है कि जो संपत्ति में सहस्वामी होते हैं। दैट मीन्स कि अगर कोई एसेट्स है उसके अंदर जो जितने भी लोग हैं जो उसका पार्टीशन मांग सकते हैं, पार्टीशन करते हैं, को ओनर एक तरह से कह सकते हैं, जो को ओनर्स होते हैं वो सारे मिलकर जो है वो AOP का गठन करते हैं। और जबकि इसके अंदर ये है को एग्जीक्यूटर को ट्रस्टी आर एसोसिएट एज BOI। तो यानी को एग्जीक्यूटर का, एग्जीक्यूटर वर्ड का मतलब क्या होता है? उत्तराधिकारी। यानी किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर जो उसके पीछे सारी एसेट्स की देखभाल करेगा तो वो उत्तराधिकारी होता है। तो उसका कोई आगे जो है को एग्जीक्यूटर हो या को ट्रस्टी। ट्रस्टी वर्ड का मतलब क्या होता है कि किसी संस्था को संभालने के लिए कुछ लोगों को नियुक्त करते हैं, तो जो मेन आपका जो है ट्रस्टी है उसके जो अंडर में जो भी लोग हैं को ट्रस्टी, वो सब मिलकर आपके BOI की संस्था का निर्माण कर सकते हैं। तो वर्ड वैसे मैंने लगभग सारे बताए हैं, तो काफ़ी हद तक तो 99% समझ कर, और कुछ थोड़ा सा जैसे थ्योरी है तो वो आपको याद भी रखने पड़ेंगे कि इसके अंदर को हेरिस एंड जो है को आपके इसमें लेगेटीज आते हैं, इसमें को एग्जीक्यूटर एंड को ट्रस्टी आते हैं। तो ये थोड़े थोड़े एग्जांपल्स जो है वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद आगे की थ्योरी जो है वो मैं एक बार नोट करके फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए मैंने जो है डिफरेंसेस के बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो लिखा है कि कंप्यूटेशन ऑफ शेयर ऑफ अ मेंबर ऑफ
AOP एंड BOI। तो यानी कि जो मेंबर्स होते हैं उनकी इनकम को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं और उसमें क्या एडजस्टमेंट्स होते हैं, वो मैंने इसके अंदर जो है वो समराइज करके बोर्ड पे लिखे हैं सिंपल लैंग्वेज में। पहला पॉइंट इसके अंदर होता है कि इंटरेस्ट रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन वर्ड को मैंने इतना डिटेल नहीं किया है क्योंकि अपन ने पार्टनरशिप के अंदर बहुत डिटेल से पढ़ा कि रेम्यूनरेशन के अंदर सैलरी, बोनस और कमीशन, 3 चीज़ों को रेम्यूनरेशन के अंदर शामिल किया जाता है। तो वो मैं यहाँ पर एक बार वर्बली बता रहा हूँ और आपने पार्टनरशिप में पढ़ रखा है तो आपको ध्यान ही है कि रेम्यूनरेशन के अंदर मेंबर्स में क्या क्या लिखते हैं। तो इंटरेस्ट रेम्यूनरेशन टू मेंबर डिडक्टिंग फ्रॉम टोटल इनकम एंड रिमेनिंग प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि भी जो उनकी इनकम हुई है, पार्टनर को जो देना है, जैसे इंटरेस्ट देनी है, सैलरी देनी है, कमीशन देना है, बोनस देना है, जो भी देना है, तो HF की तरह, आपके पार्टनरशिप की तरह वो आपकी इनकम में से माइनस हो जाएगी। टोटल इनकम जितनी भी हुई, टोटल इनकम का मतलब आपको पता है कि सारे हेड्स की इनकम को जोड़ेंगे, उसमें डिडक्शंस घटाएंगे और उसके बाद इन मेंबर्स को देने के लिए जो भी प्रॉफिट में से आपको देना है वो आप दे दीजिए और फिर जो प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये कोई बहुत बड़ा अलग सा रूल हुआ नहीं, हमको पता ही है कि पार्टनरशिप हो चाहे भले HF हो, हम उनको जो भी प्रॉफिट देना है, पार्टनर्स को जो भी हिस्सेदारी देनी है, देने के बाद जो बचेगा वो सारा आप उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर सेकंड पॉइंट होता है कि इफ़ पॉइंट नंबर 1 जो आपका ऊपर वाला पॉइंट है, यानी कि आपने जो पॉइंट 1 के अंदर जो ये कैलकुलेशन की है कि टोटल इनकम में से उनका इंटरेस्ट रेम्यूनरेशन जो भी था वो माइनस कर दिया, उसके बाद क्या बचता है, उसके बाद प्रॉफिट बचा या उसके बाद लॉस बचा, तो उसके बारे में ये दोनों पॉइंट है सेकंड और थर्ड पैरेलली कि इफ़ पॉइंट 1 अमाउंट इज अ प्रॉफिट देन it will be added in their interest and remuneration and this total amount will be their AOP और BOI income। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपको जो इंटरेस्ट है, सैलरी है, बोनस है, कमीशन है, जो भी मिला, तो उसको जो भी मिला है उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट के अंदर सारी कैलकुलेशन के बाद में प्रॉफिट बचा था जो मेंबर्स में बांटा गया था, तो वो आपको मिले हुए इन इंटरेस्ट और रेम्यूनरेशन के अंदर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जैसे मान लीजिए ABC को इंटरेस्ट मिला है, सैलरी मिली है, कमीशन मिला है, बोनस मिला है और साथ साथ पॉइंट फर्स्ट में उन सब को घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचा था वो उन सब में बांट दिया गया, तो वो हिस्सा भी उनके इस अमाउंट के साथ, इंटरेस्ट रेम्यूनरेशन के साथ क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और थर्ड पॉइंट जो मैंने लिखा है वो मैं वैसे ही वर्बली बता देता हूँ कि इसका उल्टा हो जाए। उल्टा इन द सेंस कि आपने जब टोटल इनकम में से इनके इंटरेस्ट और रेम्यूनरेशन घटाए तो प्रॉफिट की जगह उल्टा वो लॉस आया, तो उस लॉस को हमको एडजस्ट करना पड़ेगा, यानी कि लॉस जो है वो इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस में एडजस्ट होगा। तो दैट मीन्स कि वो इनकम जो है इनकी पार्टनर की खुद की, उसमें ये लॉस जब जाके एडजस्ट होगा तो वो उनकी इनकम को क्या करेगा, कम कर देगा। जैसे इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन में आपको मान लो एक को 50,000 मिले और उसको 20,000 का लॉस हो गया, तो 50 में से 20 माइनस होंगे तो 30,000 ही फिर उसके जो है वो बचेंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 ये है कि अबव कैलकुलेट अमाउंट 2 और 3rd, या तो सेकंड वाला आएगा ऑप्शन या थर्ड वाला आएगा, दोनों एक साथ तो बनेंगे नहीं कि या तो प्रॉफिट बचेगा या लॉस। तो जो आपका जो है अबव कैलकुलेट अमाउंट 2 और 3rd इज इनकम और लॉस विल बी इन देयर रिलेटेड इनकम हेड। तो इसका मतलब ये है कि भाई जो भी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, या आप उसमें लिख सकते हैं कि भाई इसको ट्रांसफ़र जो करेंगे उसके रिलेटेड हेड में करेंगे। तो इस पॉइंट का मतलब ये है कि आप जो है इनकम विल बी इन देयर, विल बी इसमें एक एक्चुअल में एक वर्ड मुझे और लिखना था, विल बी ट्रांसफ़र इन देयर रिलेटेड इनकम हेड। ठीक है, तो इसके अंदर इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अपनी जो है इंटरेस्ट की, कमीशन की जो भी इनकम हुई है प्लस उसके बाद आपको प्रॉफिट मिला या लॉस मिला, उसके बाद जो आपकी टोटल इनकम आई है, तो वो इनकम कौन कौन से सोर्स से आई है, कहाँ से आई है, तो उसको अपने जो इनकम के जो हेड्स होते हैं अलग अलग, तो उसके अंदर वैसे ही प्रेजेंट करना है जैसे आपने पहले किया कि भाई सैलरी की इनकम है, इंटरेस्ट की इनकम है, बोनस की इनकम है, कमीशन की है, तो वो आपकी बिजनेस इनकम मानी जाए या सैलरी हेड में जाएगी या अदर सोर्सेज में जाएगी, कौन से हेड में जाती है, उस हिसाब से आपको उनको मिलने वाली इनकम को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसको क्लासीफाई करना है। द लास्ट पॉइंट है जो पार्टनरशिप में भी आया था कि अगर जो मेंबर्स होते हैं, अगर वो मेंबर इंटरेस्ट पे करते हैं इन्वेस्ट करने के लिए AOP और BOI में,
तो AOP और BOI में अगर मान लीजिए कि वो कहीं से पैसा लाकर इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पर, तो ये जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट करने के लिए AOP और BOI में जो पैसा कहीं पर ब्याज में दिया है, तो ऊपर आपने ये जो टोटल इनकम इनकी निकाली थी उसमें से आप ये इंटरेस्ट जो है वो घटा सकते हो, जिससे कि उनकी पर्टिकुलर इनकम ज्ञात कर सके। ठीक है, तो ये इनका इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है कि भी किस तरीके से अपन AOP और BOI जो है उसमें उनके मेंबर्स की इनकम निकालते हैं, क्या इनके अंदर डिफरेंसेस होते हैं। तब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मेन इसके अंदर ज़्यादा इतनी थ्योरी है ही नहीं, इनकी टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालते हैं बस वो आपको बताना है, जो मे बी 1 या 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, और इस लेसन की थ्योरी जो होगी वो भी आपके कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है ना, और उसके बाद इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी 1-2 ही है तो मैं उसको कंप्लीट करा दूंगा। तो एक बार मैं इसको बोर्ड जो है आप इसको देख कर लिखना चाहें तो पूरा मैं इसको शो कर देता हूँ। चलिए, तो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। थैंक यू।